अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज 6। ये जो चैप्टर है इसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक और इस चैप्टर का हम लेक्चर 5 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में दो नंबर के आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट रट्टा लगा लेते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके दिमाग से निकल जाता है, तो वो 2 नंबर आपके कट जाते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ये मैंने 4 डेफिनेशन नहीं लिखे, सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं। डेफिनेशन आपने खुद याद करनी है, बुक आपके पास है। मैं आपको डेफिनेशन नहीं याद करवा सकती, दुनिया का कोई बंदा डेफिनेशन आपको याद नहीं करवा सकता। डेफिनेशन आपने खुद याद करनी है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि ये डेफिनेशन किस चीज़ के बारे में है। आपको जब याद करोगे उसको रट्टा लगाओगे, रट्टा आपने लगाना है, लेकिन रट्टा अगर समझ के लगाओगे तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा डेफिनेशन, और फिर आप जब पेपर देने जाओगे तो आप आसानी से लिख लोगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स को हमने डिफाइन करना है। क्लास लिमिट क्या होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है लिमिट्स। आपके वालिदैन कहते हैं कि आपकी लिमिट्स, आपकी जो हदें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा है, कोई माँ अपने बच्चे को कहती है आपने घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर तक, बस यही आपकी लिमिट्स हैं। तो ये लिमिट्स मुकर्रर हो गई हैं, घर मिनिमम, स्कूल मैक्सिमम, ठीक है ना। तो यही डेफिनेशन आपने लिखनी है कि मिनिमम वैल्यू, जो ग्रुप में मिनिमम वैल्यू होती है वो, और जो ग्रुप में मैक्सिमम वैल्यू होती है वो जो ग्रुप बना हुआ होता है, एक ग्रुप बना हुआ होता है, मिसाल के तौर पे 5 से लेके 10 तक। ये जो 5 है ये हमारे पास मिनिमम है और ये जो 10 है ये हमारे पास मैक्सिमम है। मिनिमम यानी कि ये हमारे पास घर है और ये हमारे पास स्कूल है। तो ये आपकी लिमिट्स हैं, ठीक है ना, बात समझ आ गई। मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करते हैं क्लास लिमिट्स। किसी क्लास के ग्रुप जो दिया हुआ था उनमें जो क्लास लिमिट्स हैं वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करती हैं। मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, वैसे या तो आपने खुद करना है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंस, वो क्या डिफाइन करती है, फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क या इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। जब मिड पॉइंट कहते हैं तो ये हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है। क्लास मार्क थोड़ा सा हम कंफ्यूज होते हैं कि क्लास मार्क क्या है। मिड पॉइंट अगर आप जहन में रखेंगे तो मिड पॉइंट आपको याद करना बहुत ही आसान होगा। मिड पॉइंट क्या होता है, जो आपके पास क्लास लिमिट दी हुई है, मिसाल के तौर पे 5 to 10, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट, वो क्या बनेगा, 7.5, ठीक है। अब 7.5 आएगा कैसे, आप जो मिनिमम वैल्यू है उसको ऐड करोगे मैक्सिमम वैल्यू पे और उसको 2 पे डिवाइड कर दोगे। अब देख लो 5 + 10 15 होता है, 15 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 7.5 बनता है। ये जो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ ये आपने डेफिनेशन में नहीं लिखना, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। डेफिनेशन तो आपने याद ही करनी है, 1-2 लाइनों की स्टेटमेंट को याद ही करना है और वही पेपर में लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ कि मिड पॉइंट या क्लास मार्क किसे कहते हैं, ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। फॉर अ गिवन क्लास, ये जो गिवन क्लास दी हुई है हमारे पास 5 से लेके 10 तक, फॉर अ गिवन क्लास दी एवरेज। एवरेज क्या होता है, हम कहते हैं एक दफ़ा हम स्कूल गए, हमारे 5 रुपये खर्च हुए, फिर हम स्कूल गए, हमारे 7 रुपये खर्च हुए, फिर हम स्कूल गए, हमारे 10 रुपये खर्च हुए। तो हम कहेंगे एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालोगे, आप इन सब को ऐड करके, आप इन तीनों वैल्यूज़ को, तीनों रकमों को ऐड करके किस पे डिवाइड कर दोगे, 3 पे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि ये आपके पास जो पैसे थे 3 दिनों की बात थी तो इसलिए 3 पे आप डिवाइड करोगे, 3 रकमें थी तो आप 3 पे डिवाइड करोगे और ये आपके पास एवरेज निकलेगा। इसी तरह अगर क्लास लिमिट में 5 to लेके 10 तक हैं, 2 लिमिट्स हैं, तो 5 और 10 को आप जब ऐड करोगे तो किस पे डिवाइड करोगे, जैसे ये 3 वैल्यूज़ थी 3 पे डिवाइड किया है,
ये 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 7.5 आ जाएगा और ये आपका क्या होगा, ये आपका मिड पॉइंट होगा या इसे क्लास मार्क भी कहते हैं। ये सारा कुछ आपने, मैं फिर से बता रही हूँ, ये सारा कुछ आपने अपने पेपर में नहीं लिखना, मैं जस्ट आपको इसलिए बता रही थी कि आपको समझ आए कि मिड पॉइंट होता क्या है। डेफिनेशन आपने लिखनी है, जो डेफिनेशन है वो है फॉर अ गिवन क्लास के लिए यानी 5 से लेके 10 तक के लिए द एवरेज ऑफ दैट क्लास, इस क्लास की जो एवरेज है, एवरेज क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ऑफ दैट क्लास, इस क्लास की ऑब्टेन्ड हासिल होती है बाय डिवाइड करके द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट। ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट हो गई, इन दोनों को सम लेके आप किस पे डिवाइड करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे, इज कॉल्ड मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास। समझ आ गई। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैंने आपको क्वेश्चन भी करके दिखाए हैं। यहाँ आपके पास क्लासेस होते हैं, अगले आपके पास जो कॉलम होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। 5 में मिसाल के ऊपर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, 2 आप एज इट इज़ लिख लेते हो, फिर 2 और 3 क्या करते हो, ऐड करते हो, वहाँ 5 आ जाता है, 5 और फिर 4 ऐड करते हो, यहाँ 9 आ जाता है, 9 और 5 आप ऐड करते हो तो आपके पास 14 आ जाता है और इसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हो। अब आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, दी टोटल, देखें टोटल हुआ है ना, ये सारा टोटल हुआ है, दी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो टोटल अप है, टोटल अप से क्या मुराद है, पहली रकम हमने वैसे लिख दी, फिर इस 2 को 3 में ऐड किया, फिर 5 आ गया, इसी तरह चलते गए। दी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री क्लास लिमिट्स कहें या बाउंड्री कहें एक ही बात है। क्लास लिमिट जो अपर क्लास लिमिट्स हैं उनको आप टोटल करोगे फ्रीक्वेंसी को तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप इतने अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ये जो हम टेबल बनाते हैं, यहाँ हमारे पास क्लासेस होती हैं, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फिर मिड पॉइंट या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस पूरी टेबल को क्या कहते हैं, इस पूरे टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी एफ से ये फ्रीक्वेंसीज होती है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरी जो टेबल बनती है इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इस पूरे टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी डेफिनेशन ये है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट। टेबुलर है ना, टेबल बनी हुई है ना, टेबल से एक टेबल बनी गई है और बाकायदा अरेंजमेंट हुई है, इसमें क्लासेस आ गए हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये एक टेबुलर अरेंजमेंट है क्योंकि टेबल में अरेंजमेंट हमने की है। अच्छा, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासीफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। क्लासीफाई हमने किया है, देखो हम कहते हैं 5 से लेके 10 तक तो 2 आ जाते हैं, 11 से लेके 15 तक 3 आ जाते हैं। तो ये हमने क्लासीफाई किया मुख्तलिफ ग्रुप्स का। 5 से लेके 10 तक की जो हद थी, जो लिमिट थी, उसमें 2 लोग आ रहे थे, 2 फ्रीक्वेंसीज आ रही थी। ऐसे ही हम इसको डेफिनेशन में जब लिखेंगे हम कहेंगे अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासीफाइंग डाटा। हमने डाटा को क्लासीफाई किया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं फॉलिंग इन ईच ग्रुप, फॉल हो रहे हैं ना, ये जो ऑब्जर्वेशन है 2 है 3 है, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में फॉल हो रहे हैं और इस शक्ल को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है। मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने जस्ट आपको इनका कॉन्सेप्ट दिया है। डेफिनेशन आपने खुद याद करनी है, बुक में जो है वो याद कर लें, जो मैंने अभी बोली है वो याद कर लें, या आपके पास की बुक है तो उसमें भी डेफिनेशन लिखी हुई होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है,
ये मैंने डायग्राम बना दिया, ये ग्राफ बना के दिखा दिया, ये हिस्टोग्राम है। एक एक्स वाई प्लेन होता है, ये एक्स है और ये वाई है। इस प्लेन पे ये एडजेसेंट रेक्टेंगल बने होते हैं। देखिए ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। तो ये एडजेसेंट रेक्टेंगल है, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई ग्राफ पे बना हुआ है, तो आप ये लिख लो। देखिए इतनी इंग्लिश सबको आती होती है, टूटी फूटी इंग्लिश में अपनी जैसे इंग्लिश है, आप इसको जो मैंने अभी आपको बताया इसको अपनी इंग्लिश में बना के आप लिख लो। जो चेक करने वाला है उसने आपकी ग्रामर या इंग्लिश चेक नहीं करनी कि कितनी अच्छी है, उसने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट देखना है, उसने ये देखना है जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो आपको खुद भी क्लियर है या नहीं है, ठीक है ना। आप लिख दो हिस्टोग्राम इज ग्राफ, ये एक ग्राफ है, नज़र आ रहा है, ये ग्राफ है ऑफ एडजेसेंट ट्रायंगल। एडजेसेंट ही ट्रायंगल है क्योंकि ये रेक्टेंगल आपस में मिले हुए हैं। रेक्टेंगल आप क्या कहो कंस्ट्रक्टेड, किस पे कंस्ट्रक्टेड है, ये एक्स वाई प्लेन पे कंस्ट्रक्टेड है। तो यही बात आप लिख लो। मैंने बड़ी गंदी इंग्लिश में लिखा है, मैं बस आपको बताना चाह रही थी कि आप अपने दिमाग में से कुछ भी बना के, जो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने अल्फाज में बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम एक ग्राफ है। ग्राफ किसका है, रेक्टेंगल, जो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं उनका ग्राफ है। और किस पे कंस्ट्रक्ट है, एक्स वाई प्लेन पे कंस्ट्रक्ट है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह याद करोगे मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कभी भी नहीं भूलेगी ये डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद है नेम टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल यानी सेंटर से, तो सेंटर के जो मेजर्स हैं वो कौन से हैं, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगा। जो मीडियन है, मीडियन मिड से निकला है, मीडियन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है। तो पहला क्या हो गया, वो मीडियन हो गया। और दूसरा क्या होगा, थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करें कि दूसरा क्या होगा। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मीन पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, उसके अलावा मोड पढ़ा है, रेंज पढ़ा है, सारा कुछ आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है। तो दूसरा क्या होगा, उसने कहा दो मेजर्स बताओ जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल यानी कि दरमियान से। दूसरा है अरिथमेटिक मीन, वो अरिथमेटिक मीन ही है ना, जो आप सबको ऐड करते हो और आप किस पे डिवाइड करते रहते हो, नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे। तो वो क्या होता है, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी होता है। उसके बाद हमारे पास 7th पार्ट है अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है वो आपको पता है। अरिथमेटिक मीन का आपको बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला पता है, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स क्या होता है, एक्स वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशंस का टोटल है। तो आप ये कह सकते हो अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कितना आसान है। तो आप ये डेफिनेशन लिखो, ये फार्मूला लिखो और बस आपके अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन हो गई। तो आप इसको मज़ीद लंबा करने के लिए ये भी कह सकते हो इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार। ओके, उसके बाद जो 8 पार्ट है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ बड़े ही अच्छे तरीके से अरिथमेटिक मीन जहाँ लगा हुआ है आपकी बुक में, उसके नीचे 3 डेफिनेशन बाकायदा 3 प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आई हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन सेम हो, मैं इसकी मिसाल देती हूँ 5, 5 और 5, आप इसका जब अरिथमेटिक मीन लोगे तो क्या आएगा 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाई किस पे डिवाइड करोगे, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि 3 पे डिवाइड करोगे। 5 + 5 ये क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 3 जब कटिंग होगी तो 5 आएगा। तो क्या आंसर आया है, अरिथमेटिक मीन का 5 ही आंसर आया है जब ऑब्जर्वेशन सेम थी। तो पहली डेफिनेशन यानी कि पहली प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे, जो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालो तो वो एज इट इज़ वही ऑब्जर्वेशन निकलता है। तो उनका जो आप अरिथमेटिक मीन लोगे, व्हेन वी विल टेक अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन सिमिलर के ऑब्जर्वेशंस, देन रिजल्ट विल बी के इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दी है, आपको पता चल गया है कि सिमिलर ऑब्जर्वेशन हो तो उनका जब अरिथमेटिक मीन लो तो वही एज इट इज़ ऑब्जर्वेशन आती है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको बताई थी कि एक्स वो क्या था, ओरिजिन। अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड, वो किस पे अफेक्टेड होता है,
बाय ओरिजिन। ओरिजिन क्या था, हमारे पास एक टेबल बना हुआ था, x में वैल्यू थी, फिर हमने y को क्या ले लिया था, x+5 ले लिया था, ये आपका ओरिजिन बन गया। उसके बाद आपने स्केल ले लिया था। स्केल क्या होता है, z=10x, यानी कि अगर आप वो x की जो वैल्यू है, मिसाल के तौर पर 2, 3, 4, उनमें 5 ऐड करते जाओ तो ये आपकी ओरिजिन निकलती है। उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20। इसी तरह अगर आप ऐड करोगे x+5, x आपके पास ये है, 2+5 क्या हो जाएगा 7। तो इसी तरह सो ऑन। ये जो है ये अफेक्टेड किस पे है, ये ओरिजिन से है, और ये अफेक्टेड मीन, अरिथमेटिक मीन किससे अफेक्टेड है, ये स्केल से है। तो यही प्रॉपर्टी आप लिख दोगे, मीन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन और चेंज इन ओरिजिन, और मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। ठीक है, बात समझ आ गई। तीन प्रॉपर्टीज आपने इसकी लिख देनी है। उसके बाद 9th पार्ट है वो है मीडियन। मीडियन तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 3, 4, 5, 6, 7 जो बीच वाली वैल्यू होगी, जो बिल्कुल मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, वो आपका मीडियन होगा। तो 5 आपका मीडियन है। मीडियन क्या है, जो मिडल मोस्ट वैल्यू है, और जो मीडियन है वो डिवाइड करता है 2 अलग पार्ट्स में। देखिए मीडियन ने डिवाइड कर दिया ना, यहाँ 3, 4 अलग हो गए और 6, 7 अलग हो गए, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में मीडियन ने डिवाइड कर दिया। उसके बाद 10th पार्ट में है मोड। मोड में क्या होता है, मोड जो फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंट वैल्यू जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आई होती है, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा आया होता है, यानी कि 3, 4, 5 और 6। तो इस पूरे डाटा में हमारे पास जो मोड है वो क्या है, वो हमारे पास 5 है, क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, 5 ज़्यादा आई है बनिस्बत 3, 4 और 6 के। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप अपनी इंग्लिश में लिख दो। अगर याद करना है तो याद भी कर लो, तो अब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी डेफिनेशन, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद 11th पार्ट में है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन जो अरिथमेटिक मीन है इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि ऊपर n आ जाएगा और नीचे समेशन x नहीं आएगा, 1/x आएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हार्मोनिक मीन बराबर होता है n/1/x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसका भी रेसिप्रोकल है, और जो अरिथमेटिक मीन है उसका भी रेसिप्रोकल है हार्मोनिक मीन। उसकी डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हो, हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड। कैसे ऑब्टेन्ड होती है, बाय रेसिप्रोकलिंग, रेसिप्रोकल करके द मीन, मीन है ना, ये मीन है ना, इसको हमने पहले रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया n/(x). रेसिप्रोकल लेने के बाद हमने मज़ीद जो ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल लिया। क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकलिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x1, x2, x3। तो ये x1, x2 इनका भी रेसिप्रोकल है। तो अगर x लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। तो ये 1/x हो गया। हार्मोनिक मीन पहले मीन का रेसिप्रोकल है और फिर जो x है उसका रेसिप्रोकल है, तो हमारा हार्मोनिक मीन निकल आता है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है, ज्योमेट्रिक मीन x1, x2 और इनकी जो पावर है वो 1/n है। ये जो जब 2 होता है तो स्क्वायर कहते हैं, या n है तो या क्या कहेंगे, nth रूट। ऐसे ही है ना, जब हमारे पास 3 होता है और हम कहते हैं 1/2 और इसको हम लिखते हैं 3, तो हम कहते हैं 3 जो है 3 स्क्वायर रूट है। ऐसे ही है ना, क्योंकि इसकी जो पावर होती है 1/2 होती है। यहाँ पावर जो है 1/n है, तो ये क्या होगा, ये nth रूट होगा, और फिर उसे मेंशन किए ये पॉजिटिव nth रूट होगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द किससे, और ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ये सारी वैल्यू आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ज्योमेट्रिक मीन में आप डेफिनेशन लिखो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ x1, x2, x3, xn ऑब्जर्वेशन। बुक में भी डेफिनेशन बस यहीं तक लिखी हुई है, लेकिन अगर आप आगे फार्मूला पुट करना चाहो, जो इसका फार्मूला है ये वाला ज्योमेट्रिक मीन का, तो वो भी आप पुट कर सकते हो। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन के बाद देखें जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मैं इसको इरेज कर दूं। ज्योमेट्रिक मीन के बाद है रेंज। रेंज आपको पता है एक फार्मूला है रेंज का, वो क्या है, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। रेंज
जो मैक्सिमम वैल्यू है, डाटा आपके पास गिवन है, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसमें 10 मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 मिनिमम वैल्यू होगी। तो 10 में से 1 को आप माइनस कर दोगे तो क्या आंसर आएगा 9 आएगा। ये देखें 10 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 9 है, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ के बता देती हूँ। रेंज मैयर्स, रेंज किस तरह मैयर होती है, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन है ना, ये जो माइनस हो रहा है ये वेरिएशन है, वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम कैसे हुए, एक सबसे छोटी वैल्यू हुई, एक सबसे बड़ी वैल्यू हुई, तो बीच में सारी वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों जो बड़ी और सबसे छोटी है ये एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशंस हो गई, ठीक है ना। तो वो कह रहा है एक्सट्रीम्स वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट, इट इज़ गिवन बाय फार्मूला, फार्मूला भी उसने लिख दिया, रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। उसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन है, और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इस बात को आपने मेंशन करना है। आप इसका फार्मूला भी लिख दो, ये भी कह दो कि इट इज नोटेड बाय एस डॉट डी स्टैंडर्ड डेविएशन। और डेफिनेशन में आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज, आपने किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है ना, तो उसी जो क्वेश्चन में जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज, ये 4 लफ्ज़ तो आप वैसे ही लिख लो, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर रेंज, रेंज इज डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज, तो ये 4 लफ्ज़ तो आपने वैसे ही लिख लेने, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आप खुद लिख लोगे जो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, देखें ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो यही बात उसने क्या दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, ये जो है ये डेविएशन है, स्क्वायर डेविएशन है, मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ x1 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन से उसने क्या लिया हुआ है, डेविएशन ली हुई है, और उसके बाद अरिथमेटिक इन सिंबल वी राइट एज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह हम लिखते हैं, और उसका फार्मूला आप लिखें तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया, डेफिनेशन नहीं बताई, डेफिनेशन अब आप याद करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।